नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। मैं देवेंद्र कुमार, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी अंता। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी की पूरक पुस्तक बितान भाग 2 से पहला अध्याय सिल्वर बेडिंग, जिसे मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखा गया है, का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के अध्ययन से पहले अगर हम लेखक के कृतित्व और व्यक्तित्व पर नजर डालें तो मनोहर श्याम जोशी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक व कुशल स्तंभ लेखक रहे। जन्म इनका सन 1935 अजमेर राजस्थान में हुआ। इनकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की। व्यावसायिक के रूप में इन्होंने दिनमान पत्रिका के सहायक संपादक पद पर कार्य किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक रहे। सन 1984 इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित रही जब इन्हें प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन का कार्य मिला। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और धारावाहिक लेखक के रूप में ये प्रसिद्ध रहे। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, कपीस जी। धारावाहिक लेखन में प्रसिद्ध महत्वपूर्ण धारावाहिक रहे हम लोग, बुनियाद, हमारी जमीन आसमान, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चलचित्र के लिए पटकथा का लेखन कार्य भी इन्होंने किया, जिनमें हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार आदि महत्वपूर्ण हैं। इनकी देहावसान 30 मार्च 2006 दिल्ली में हुआ। कि यह कहानी हमें जीवन मूल्यों के प्रति सजग बनाती है, पीढ़ी अंतराल के निराकरण की आवश्यकताओं से अवगत करवाती है, वहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के में समाहित संबंधों की गंभीरता को भी उजागर करती है। बच्चों, सिल्वर बेडिंग कहानी की अगर हम बात करें तब यह मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक लंबी कहानी है। इस कहानी में हम आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज और दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जीवन मूल्यों के बीच अंतर्द्वंद देखते हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, इन दो जुमलों को कहानी में प्रमुखता दी गई है। ये दोनों ही भाव कहानी के केंद्रीय पात्र यशोधर बाबू के द्वंद्व के कारण हैं। यशोधर बाबू कहानी के अंत तक अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। कहानी के प्रारंभ में यशोधर बाबू दफ्तर की घड़ी में 5:30 बजे के अनुसार काम कर रहे हैं। वे अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसीलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त मानते हैं। वापसी के समय में वे किसंदा की उस परंपरा का पालन करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का फुल्का मजाक किया जाता है। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्डा ने यशोधर बाबू से थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी के चूहेदानी का हाल पूछा, तो भी यशोधर बाबू ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा की छाप है। वे उन्हें गुरु मानते हैं। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। यशोधर जब दिल्ली आए तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बना दिया और फिर उन्हें अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलवाई और जीवन के हर कठिन समय में वे सदैव उनका साथ देते रहे। यशोधर बाबू ने रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति बनाई है। पिछले कई वर्षों से उनकी पत्नी से वे बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद हो जाया करता है। उन्हें जब भी कोई बात बुरी लगती तो वे समहाउ इम्प्रॉपर
कहकर चुप हो जाते थे। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपये की नौकरी कर रहा है। उनका दूसरा बेटा IAS की नौकरी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी शादी न करके उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टरी पढ़ने अमेरिका जाना चाहती है। दुनियादारी के मामलों में इनकी पत्नी और बच्चे ज़्यादा सुलझे हुए लगते हैं। वहीं यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे किशनदा के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। वे किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करते हैं। शाम को जब वे सब्जी लेकर घर पहुंचे तो देखा कि घर के बाहर कार खड़ी है, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल भी, तथा कुछ लोग विदा ले रहे थे। उनकी लड़की जीन्स और टॉप पहने हुए हैं। पत्नी ने होंठों पर लाली लगाए हुए हैं। यशोधर बाबू की शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक तरीके से मनाई जा रही थी, जिसमें वह पार्टी में केक काटा गया। बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ड्रेसिंग गाउन दिया और कहा कि सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुल ओवर पहनकर जाते हो। उन्हें यह बुरा लगा कि भूषण उन्हें सुबह दूध लाने की बात तो कहता है, पर स्वयं नहीं लाना चाहता है। गाउन पहनकर उन्हें ऐसा लगा कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। बच्चों, यह कहानी हमें बताती है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जीवन मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। वहीं जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। बच्चों, यह कहानी हमें पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध भरी आधुनिक पीढ़ी, प्राचीन मान्यताओं तथा परंपरागत मूल्यों से जुड़ी पुरानी पीढ़ी के द्वंद्व को उभारती हुई दिखाई देती है। यशोधर बाबू समय के पाबंद व सिद्धांतवादी हैं, जिससे कार्यालय के अन्य कर्मचारियों तथा परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, जबकि उनकी पत्नी का रवैया समझौतावादी है और वे आधुनिकता के मोह से आकर्षण से ग्रसित हैं। यशोधर बाबू को अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ। अतः विद्यार्थियों, हम इस कहानी के उपरांत पाते हैं कि यह कहानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रबल पक्षधर यशोधर पंत, जो सेक्शन ऑफिसर है, उनको केंद्र में रखकर लिखी गई है। वहीं पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रबल पक्षधर, उनके बच्चे और उनका अनुकरण करती बाबू यशोधर पंत की धर्मपत्नी हमें इस कहानी में दिखाई देती हैं। और साथ ही जो हुआ होगा एक अनिर्णय की स्थिति को दर्शाती है, तो वहीं समहाउ इम्प्रॉपर समाज और मनुष्य के विकास की दिशा में कुछ खामी को रेखांकित करती है। पीढ़ी का अंतराल इस कहानी का केंद्र बिंदु है और हमारा ध्यान वर्तमान सामाजिक विकास की दिशा की ओर लाता है, जो यह दिखाना चाहता है कि वर्तमान में कैसे हम इस पीढ़ी के अंतराल को कम कर सकते हैं।
और इस जो पीढ़ी के अंतराल को कम करने की प्रक्रिया है उसे कोई एक पक्ष नहीं कर सकता है, बल्कि दोनों ही पक्ष अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जितना महत्व है उसके साथ साथ आधुनिकता की जो दिशा है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इस पीढ़ीगत अंतराल को कम किया जाना चाहिए, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति में समाहित संबंधों की गंभीरता को किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। बच्चों, इस कहानी से जो आपकी वार्षिक बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 13 जो मूल्य परक प्रश्न आता है उसमें विकल्प सहित 2 प्रश्न आते हैं। उसमें से कोई भी एक प्रश्न आपको करना है जो कि 4 अंक का होता है। एक प्रश्न यहाँ इस कहानी से पूछा जाता है। वहीं प्रश्न नंबर 14 जिसमें 4 प्रश्न कभी कभी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और ये प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 4-4 अंक के होते हैं। तो इस प्रश्न नंबर 14 में भी कहानी से प्रश्न पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।